yesterday we have discussed that according to Keynesian economics, okay, there is always excess capacity of production available in an economy. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में excess capacity हमेशा अवेलेबल होती है, right? तो जो हमने कल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ी थी, उसके बाद हमने कुछ करेक्शंस की थी एडी और एएस अप्रोच में कि जब ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, अनइक्वल नहीं, उसे हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। या तो ये केस था या फिर ये केस था, दोनों पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को। अकॉर्डिंग टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है, इक्विलिब्रियम विल सेट और स्ट्राइक व्हेन S इज इक्वल टू I, सेविंग्स विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि सेविंग्स आर द लीकेजेस, सो इट इज अज्यूम्ड दैट द मनी व्हिच इज विड्रॉल बाय द पीपल फ्रॉम द सर्कुलेशन इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, वो मनी जो लोगों ने विड्रॉ कर लिया है सर्कुलेशन में से या मनी साइकिल में से, ठीक है, सेविंग्स की फॉर्म में, दैट मीन्स वो खर्च नहीं किया। तो हम क्या पढ़े सर्कुलेशन ऑफ मनी में, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में, द एक्सपेंडिचर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ वन विल बिकम द इनकम ऑफ द अदर। उस इनकम को वो खर्च करेगा तो तीसरे की, उसका एक्सपेंडिचर तीसरे की इनकम बन जाएगा, तीसरे का एक्सपेंडिचर चौथे की इनकम बन जाएगा। इस तरीके से मनी सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, राइट, क्लियर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करते, दैट मीन्स इट मे हैपन दैट द होल ऑफ इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड और नॉट स्पेंट बाय द पीपल, ठीक है, दैट मे बी सेव्ड ईदर, ठीक है, वो सेव भी की जा सकती है, ठीक है। तो सेविंग्स क्या है, लीकेजेस, दैट मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ मनी, ओके। सो इट इज अज्यूम्ड दैट द अमाउंट विच इज विड्रॉल, ठीक है, अज्यूम किया जाता है कि वो अमाउंट जो विड्रॉ कर ली गई है सर्कुलेशन ऑफ मनी में से, ठीक है, will be or there will be an equal amount of expenditure in the form of investment, जिसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो सेव कर लिया है लोगों ने वही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो खर्च कर दिया वो तो इन्वेस्ट हो नहीं सकता, जो बचाया है वही इन्वेस्ट होगा। सो इन केंद्रीय इकोनॉमिक्स इट इज अज्यूम्ड दैट the amount equivalent to saving, the amount equivalent to saving is invested in the economy. क्यों? Because there is a general consensus whatever you have paid, saved can only be invested. जो आपने सेव किया है वही इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है, जो खर्च कर दिया वो तो इन्वेस्ट नहीं हो सकता। So it is assumed in the Keynes economy that an equivalent amount to savings will be invested in the economy when the economy is in equilibrium. जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, कंडीशन पहले ही लगा दी है कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो एक इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगी, किसके इक्वल, सेविंग्स के इक्वल, ठीक है, क्लियर। तो पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू केन, when the economy is in equilibrium, when the economy is in equilibrium, an equivalent amount किसके इक्विवेलेंट, टू सेविंग, ठीक है, सेविंग्स के जो इक्विवेलेंट अमाउंट होगी, ठीक है, दैट विल बी इन्वेस्टेड, ओके। अब देखो हमने क्या कहा, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पे डाल दिया, कंडीशन पहले ही बता दी, व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तभी ऐसा होगा कि सेविंग्स के इक्विवेलेंट अमाउंट ही इन्वेस्ट कर दी जाएगी या की जाती है, ये पहले ही अज्यूम कर लिया क्योंकि हमने कंडीशन ही अज्यूम कर रखी है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू केन, इन एन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सेविंग्स विल बी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। नाउ ये तो इक्विलिब्रियम में था, तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो सेविंग, अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि लोग अपने पास, भाई मैंने बैंक में ना जमा करा के अपने पास कैश इन हैंड है ना, अपने हाथ में भी तो पैसा रख लिया, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ओके।
डिसइक्विलिब्रियम हो गया कि जब सेविंग्स जो है ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, ऐसा हो सकता है डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में या डिसइक्विलिब्रियम के केस में, व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो सेम कंडीशन या सेम केसेस आ जाएंगे जो पिछले में थे। जब AD, व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, हम क्या कहते थे, डिमांड ज़्यादा है, वही कंडीशन आएगी। जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, अनफुलफिल्ड डिमांड, right? When demand is greater than supply, that means the sufficient stock is not available in the market to fulfill the demand of the consumer. Consumers की डिमांड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कंज्यूमर की कुछ डिमांड अनफुलफिल्ड है। तो यहाँ पे देखो क्या वैसे ही कोई कंडीशन फुलफिल हो रही, सॉरी अराइज हो रही है। जब सेविंग्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है, सेविंग्स ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड और अनसोल्ड स्टॉक, दोनों में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे लाई कर रही है या फिर अराइज हुई है, अनफुलफिल्ड डिमांड। कैसे, सेविंग्स ज़्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो इन्वेस्टमेंट कम है तो दैट मीन्स प्रोडक्शन कम होगा, है ना, तो ये हो गई अनफुलफिल्ड डिमांड। प्रॉब्लम है तो करेक्शन भी होएगा, करते थे करेक्शन, पिछले में भी किया था। क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, ठीक है, कैसे, बोरोइंग के थ्रू बढ़ा देगा यार, ओके। सो दैट हमें वो नहीं बताना, हमें सिर्फ की करेक्शन बतानी है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाएगी, ये इससे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, द प्रोड्यूसर विल, क्योंकि अनफुलफिल्ड डिमांड है, द प्रोड्यूसर विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, ओके। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने कहा अनफुलफिल्ड डिमांड है, तो बेसिकली हमने कहा अनफुलफिल्ड डिमांड के केस में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेगा प्रोड्यूसर, ओके, क्लियर। प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ जाए। प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ती है, चाहे प्रोड्यूसर की बढ़ रही हो, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा बेचेगा तो उसकी भी तो इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ेगी, क्लियर। तो इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स बढ़ेगी। यहाँ पे सेविंग्स ऑलरेडी ज़्यादा है, तो क्या ये केस यहाँ पे फिट हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे अनफुलफिल्ड डिमांड नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, अनसोल्ड स्टॉक, क्योंकि सेव करके रखा, ये तो नहीं कहा कि खर्च कर दिया। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ना, प्रोड्यूसर जब इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं ना भाई। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, C प्लस I है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उन दोनों को मिला के तो एग्रीगेट डिमांड थी, तो इन्वेस्टमेंट भी तो डिमांड है, ओके। तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम है तो डिमांड कम, डिमांड कम है ना, समझ आया। और लॉजिक क्या है, क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, यहाँ से लिख सकते हो एज वी नो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो लिख सकते हो एज वी नो दैट AD इज इक्वल टू C प्लस I, AD जो है वो C प्लस I है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो दैट मीन्स देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ डिमांड, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ डिमांड। तो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगी, इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स AD इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो AD भी इंक्रीज होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो AD भी डिक्रीज होगी, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, कम, तो इन्वेस्टमेंट कम है तो डिमांड कम है, तो डिमांड कम होती है तो उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, डिमांड कम है, तो दैट मीन्स कुछ स्टॉक बिना बिका पड़ा रह गया होगा, राइट, ऐसा ही नाम देते हैं उस कंडीशन को, अनसोल्ड। इस कंडीशन में अनसोल्ड स्टॉक है, क्योंकि प्रोड्यूसर डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं तो स्टॉक बिना बिका पड़ा रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक विल बी देयर, ओके। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, when there is disequilibrium, savings is greater than investment, there will be unsold stock in the economy, इकोनॉमी में अनसोल्ड स्टॉक रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रूप में डिमांड नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट भी तो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, ठीक है। सचिन समझ आ रहा है, विष्णु गेटिंग द पॉइंट।
अनसोल्ड स्टॉक कैसे रहा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड का पार्ट है, तो इन्वेस्टमेंट कम है तो डिमांड भी कम है, तो दैट मीन्स स्टॉक बिना बिका रहेगा क्योंकि डिमांड नहीं कर रहे हैं ऊपरी। ठीक है, इसका करेक्शन सॉल्यूशन क्या है? इसको करेक्ट कैसे करेंगे डिसइक्विलिब्रियम को? भाई अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है, तो ऑलरेडी स्टॉक बिना बिका पड़ा हुआ है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोडक्शन को कम कर देंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम होएगा तो क्या होगा? इनकम कम होगी, इनकम कम होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट मैं नीचे एरो में दिखा रहा हूँ इफेक्ट, प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट इनकम विल रिड्यूस और विल डिक्लाइन। इनकम डिक्लाइन होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेविंग्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट सेविंग, ठीक है, एज अ रिजल्ट सेविंग विल ऑल्सो रिड्यूस और डिक्रीज, सेविंग भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो सेविंग डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि अभी ज्यादा है तो डिक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएंगी। एंड एट एनी पॉइंट दे विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल पहुंच जाएंगी कभी ना कभी जाके। ठीक है, क्लियर? सेकंड कर सकते हो इसका सेकंड केस, व्हेन सेविंग आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। इस कंडीशन को क्या नाम देंगे? अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है, तो सेकंड केस में व्हेन सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, व्हेन सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, कंडीशन को नाम दे देंगे अनफुलफिल्ड डिमांड, अनफुलफिल्ड डिमांड। अनफुलफिल्ड डिमांड प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम की अनसोल्ड स्टॉक, वैसे ही अनफुलफिल्ड डिमांड प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अनफुलफिल्ड डिमांड को कैसे करेक्ट करेंगे इकोनॉमी में? प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कनेक्टिंग इफेक्ट दिखाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इसका कनेक्टिंग इफेक्ट क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ते ही क्या बढ़ेगी? इकोनॉमी में इनकम लेवल राइज होने लग जाएगा। ठीक है, सो इफ द प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन, लेवल ऑफ इनकम विल राइज, लेवल ऑफ इनकम विल राइज और स्टार्ट राइजिंग। ठीक है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सेविंग्स पे, क्योंकि सेविंग्स पहले कम थी, अब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो एज अ रिजल्ट सेविंग्स विल ऑल्सो इंक्रीज, सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, हो गई करेक्ट? नीचे लिख देना S इज इक्वल टू I एंड अ सिचुएशन विल अराइज और विल रीच वेयर S विल बिकम इक्वल टू I। एक सिचुएशन आ जाएगी, इसके बाद जब सेविंग्स इंक्रीज होगी तो एक सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम सेट हो गया। क्लियर? तो डिसइक्विलिब्रियम से हम इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट yes, next we have investment. Okay, there are two types of investment. One is known as autonomous investment. ठीक है, and the other one is induced investment. There are two components of investment. One is the autonomous investment and the other one is induced investment. अभी autonomous investment क्या होती है और induced investment क्या होती है? ठीक है, autonomous का मतलब है which has to be done. जैसे autonomous consumption हमने पढ़ा था, the type of consumption or the consumption which has to be done
by the consumer for their survival, right? इसी तरीके से autonomous investment भी, it is the level of investment or the minimum level of investment which has to be done, ठीक है, जो किया ही किया जाएगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की, ठीक है। फॉर पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर करेगी टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, डेवलपमेंटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमी में ये एक्सपेंडिचर किए ही किए जाएंगे, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लाइक पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड, ब्रिजेस, ठीक है, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिक सर्विसेज के लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट है। स्कूल खोलना, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है तो इन्वेस्टमेंट, खर्चा तो नहीं है ना, ठीक है। पावर जनरेशन या पावर इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट बेसिक सर्विसेज में आती है जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। तो ऑटोनोमस सर्विसेज गवर्नमेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आती है। क्यों? बिकॉज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स आर डन विद द ऑब्जेक्टिव और द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो पब्लिक वेलफेयर के मोटिव से की जाती है, ठीक है। दीज आर सच इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर मेड और डन विद द मोटिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर। और ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट काम करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। सेकंड, इंड्यूस्ड होता है प्रेरित, ठीक है, विच इज अट्रैक्टेड, किसी चीज से अट्रैक्ट होकर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन से पुल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, पुल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये इन्वेस्टमेंट खींची जा रही है किसके द्वारा? प्रॉफिट मोटिव। सच इन्वेस्टमेंट विच आर डन विद प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव से कौन इन्वेस्ट करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को जहाँ पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज लगेंगी, प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, वहीं पे वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ओके, क्लियर। तो प्रॉफिट मोटिव से इन्वेस्ट की गई है तो अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट उनको अट्रैक्ट कर रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो प्राइवेट सेक्टर उन एरियाज में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उनको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है। तो दीज आर अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट, दीज आर द पुल्ड इन्वेस्टमेंट और these are called induced investment. Such investment which are done with profit motive are known as induced investment. वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव से की गई है उनको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे ये जीरो हो सकती है बट ये जीरो नहीं होगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी देयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन फिक्स्ड। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो फिक्स रहती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे फिक्स मान के चलते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स है, फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट फिक्स रखा गया है किसमें? C+I में। क्या होता है C+I? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू किसके इक्वल होता है? AD के इक्वल होता है, ठीक है, ओके, क्लियर। तो जब हम यहाँ पे बात करें C+I की, तो अगर हमने I को फिक्स रखा है तो दैट मीन्स हम ऑटोमेटिकली किसकी बात कर रहे हैं वहाँ पे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ C&I शेड्यूल बनाया है 10, 20, 30, 40 इन्वेस्टमेंट मैंने फिक्स रखी है, ठीक है। AD कितना होगा यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे AD निकालें थर्ड कॉलम में AD, तो AD विल बी C+I 20, 30, 40 एंड 50। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, क्लियर, ओके। अब मैं कर्व बनाता हूँ, ठीक है। इसी बेस पे AD कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमने देखा था कि जहाँ पे AD और AS एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड AS इज इक्वल टू Y। कल पढ़ा था AD इज इक्वल टू C+I whereas AS इज इक्वल टू Y, क्योंकि जो सप्लाई प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है या करना चाहता है उसके बदले उसे जो मिलेगा वो उसकी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है ना, इसलिए AS को हम Y मान के चलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे Y कर्व और AD कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे ये दोनों कर्व, तो
एडी कहाँ से शुरू होगा? OY एक्सिस से समवेयर अबव पॉइंट ए ओ, ठीक है, पॉइंट ओ से ऊपर शुरू होगा, कभी भी पॉइंट ओ से शुरू नहीं होगा वो, ठीक है। रीजन बीइंग ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होगा एंड इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा एडी कर्व, ठीक है। एडी को हम लिख सकते हैं C प्लस आई, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने इसको C प्लस आई लिख दिया है, ठीक है। नाउ इनकम कर्व को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इनकम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ओके, 45 डिग्री के एंगल पे अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा एडी कर्व को, ओके। इस y को हम AS लिख सकते हैं, y कर्व भी हमारा AS कर्व होता है, क्लियर। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड AS, दिस इज पॉइंट E, ओके। नाउ अगर अब मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देता हूँ, डेल्टा आई से रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट को, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को, राइट, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज होती हैं, ठीक है, डेल्टा आई 5, 7, 10, 12, तो जो I1 होगा वो कितना होगा? I प्लस डेल्टा आई, ये तो I है, I1 क्या होगा? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? I प्लस डेल्टा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कितना? 15, 17, 20 एंड 22, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास I1 नया इन्वेस्टमेंट ये आ गया है, कंजम्पशन क्या है? 10, 20, 30, 40, ठीक है, क्लियर। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, C प्लस I1, तो हमारे पास नया एडी कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो नया एडी कर्व जो होगा वो इससे अबव होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है। भाई ये वाला एडी कर्व क्या था? C प्लस I, 20, 30, 40, 50। न्यू एडी कर्व जो होगा AD1 क्या होगा? दिस प्लस दिस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, 25, 37, 50, 62, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होगा? ये 20 से शुरू हो रहा था एडी, और ये एडी किससे होगा? 25 से, ठीक है। तो अबव देन AD1 विल बी क्या होगा? C प्लस I प्लस डेल्टा I, समझ आया? या तो C प्लस I प्लस डेल्टा I लिख दो, या फिर इन दोनों को हमने क्या नाम दिया है? I1, ये है ना I1 कैसे निकला? I प्लस डेल्टा I करके हमने I1 निकाला है। 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 7 17, राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो या तो ऐसे लिख दो AD1 C प्लस I प्लस डेल्टा I, या फिर C प्लस I1, ठीक है। तो AD कर्व विल शिफ्ट इफ देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती हैं तो AD कर्व शिफ्ट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया, ये आ गया E1, ओके, नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर। सो दैट्स इट।